मौजूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर आपकी खिदमत में अपनी एक तहरीर करदा कहानी लाठी पेटी का वजूद पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। 29 दिसंबर की वो एक सुहानी दोपहर थी। आसमान पर दूर दूर तक बादलों का नामो निशान न था। मौसम शर्मा शुरू हो चुका था। ऐसे मौसम में जब खुश्क हवाएं पूरे जिस्म में झुरझुरी सी पैदा कर देती हैं तो आदमी अपने आप को गर्म रखने के सामान ढूंढता है। गुंजान शहर के ज़्यादातर लोग अपने घरों के कोठों पर चटाइयों और कंबलों पर बैठे धूप का आनंद ले रहे थे, लेकिन 80 साला रिटायर्ड मोहम्मद दिल नवाज, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अपनी शरीक हयात दिलनशीं बेगम के साथ अपनी 4 मंजिला कोठी की पहली मंजिल के बरामदे में बैठे अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के एल्बम देख रहे थे। उन्होंने न जाने आज क्यों अपने सबसे छोटे बेटे सलामतुल्लाह से अपनी पुरानी अटैची से 3 एल्बम मंगवा कर उन्हें देखना शुरू किया था। वो आलती पालती मारकर नीचे एक गधे पर बैठे थे। उनकी पीठ के पीछे नरम मोटा तकिया था और उनकी दाएं जानिब उनकी शरीक हयात दिलनशीं बेगम भी उसी अंदाज में बैठी हुई थी। मोहम्मद दिल नवाज के सर के बाल बर्फ़ की माने सफ़ेद हो चुके थे। उनके गाल पचके हुए चेहरे पर झुर्रियाँ काबिज़ थीं और माथे पर रौनक के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। किसी भी चीज़ को छूते और उठाते हुए उनके हाथों की कपकपी ये जाहिर कर रही थी कि उनके जिस्मानी निज़ाम में से कुदरत की बहुत सी नियामतें गायब हो चुकी हैं। दिलनशीं बेगम भी अपनी ज़िंदगी की 70 बहारें देख चुकी थी, अलबत्ता उसके खिज़ां रसीदा वजूद में अब भी किसी हद तक दम खम मौजूद था। ये दोनों बूढ़े मियाँ बीवी के नाजुक रिश्ते को निभाते निभाते अब उम्र के उस मरहले में दाखिल हो चुके थे जहाँ इंसान के हवा से खमसा भी तंग आकर उसका साथ छोड़ देते हैं। मोहम्मद दिल नवाज ने पहला एल्बम खोला और बीवी के सामने रखते हुए कहने लगे, देखती हो कहाँ से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ था, अब वक्त और हालात ने मुझे किस मकाम पे ला के छोड़ा है। ये मेरे बचपन की तस्वीर है। जब मैं बहुत छोटा था अम्मा ने मुझे अपनी गोद में उठाया है। साथ में अब्बा खड़े हैं और आगे मेरी एक बहन और मेरे 2 बड़े भाई नीचे बैठे हैं। मेरे अब्बा चूँकि शहर के एक मशहूर फ़ोटोग्राफ़र थे, इसलिए उन्होंने मेरे बचपन और लड़कपन के फ़ोटो बड़े शौक़ से इस एल्बम में महफूज रखे हैं। दिलनशीं बेगम अंग्रेज़ी में MA थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। कहने लगी, यकीन नहीं आता कि ये आप ही हैं। देखिए, वक्त के दरिया में बहते बहते हम सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं। बचपन, लड़कपन, जवानी और अब बढ़ापा, ज़िंदगी के कितने ही मराहिल और मसाइल से गुज़रकर आज हम कहाँ आ पहुँचे हैं, नाकारा वजूद की सूरत में। उफ़, हाय, कहाँ गए वो बचपन की बेफिक्री के दिन। मुझे किसी शायर का वो शेर याद आ रहा है कि याद माजी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। मोहम्मद दिल नवाज अपने बचपन और लड़कपन की तस्वीरों को उलट पलट कर देखते रहे। स्कूल और कॉलेज की ज़िंदगी की तस्वीरें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ सैर व तफरी और खेल कूद की तस्वीरें। पहले एल्बम को देखने के बाद जब उन्होंने दूसरे एल्बम को हाथ में लिया तो पहले ही पन्ने पर उनकी नज़र कॉलेज के उस ग्रुप फ़ोटो पर पड़ी जिसमें कॉलेज की अलविदाई पार्टी में वो गाना गा रहे थे। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, मुख्तलिफ मज़ामीन के प्रोफेसर साहिबान और BA फाइनल के उनके तमाम साथी मौजूद थे। उन्होंने एल्बम का वर्क पलटा तो दूसरी तस्वीर में वो एक खूबसूरत, दिलकश, सेहत अफ़ज़ा मकाम पे एक चितकबर एक घोड़े पर सवार फिल्मी हीरो की तरह दिखाई दे रहे थे। तस्वीरों को तरतीबवार एल्बम में रखा गया था। BA करने के बाद इसी एल्बम में मोहम्मद दिल नवाज की वो तस्वीर भी थी जब वो कानून की डिग्री रियासती गवर्नर से हासिल कर रहे थे। उसके बाद जब वो पुलिस में DSP की पोस्ट पे तैनात हुए थे तो वो उनकी भरपूर जवानी का ज़माना था। वो सेहतमंद थे, खूबसूरत थे। पुलिस वर्दी ने उनके हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया था। दूसरे एल्बम के मुतअद्दिद अवराक़ में उनकी पुलिस महकमे में सर्विस के दौरान की वो तस्वीरें शामिल थीं जो उनकी बेहतरीन कारकर्दगी और नुमायाँ खिदमत अंजाम देने से ताल्लुक़ रखती थीं। इन तस्वीरों में कहीं उन्हें वज़ीर आला और कहीं रियासती गवर्नर मेडल और असनाद पेश करते दिखाई दे रहे थे। एल्बम के वस्ती हिस्से में उनकी शादी की तस्वीरें थीं। वो दुल्हा बने बारातियों के साथ रुपयों और फूलों के हारों से लेस अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठने जा रहे थे। एक तस्वीर में उनका निकाह हो रहा था और दूसरी तस्वीर में दिलनशीं बेगम
दुल्हन रूप में अपने वालिदैन और भाई बहनों के साथ गले लग कर रो रही थी। दावत वलीमा की तस्वीर में मोहम्मद दिलनवाज़ एक बहुत बड़े शादी पैलेस में अपनी शरीक हयात दिलनशी बेगम के साथ बड़ी कीमती कुर्सियों पर बैठे हुए थे। बहुत बड़े हाल में उनके दोस्त व अहबाब, ख़ानदान के अफराद और आस पास पड़ोस वाले मुख्तलिफ़ तरह के लजीज़ खाने तनावुल फरमा रहे थे। इस मौके पर मोहम्मद दिलनवाज़ ने दिलनशी बेगम को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए कहा, इधर देखो, ये हमारी शादी की तस्वीरें हैं। यहाँ तुम तब कितनी खूबसूरत थी, तुम्हारे मेहंदी से रचे हाथ, गले में सोने का लाकड़, सुरमई आंखें, होंठों पे लाली, तुम्हारे खूबसूरत नाक पे सोने की नथ, तुम्हारे चमकते दमकते रुखसार, बाएं हाथ की उंगली में पुखराज की अंगूठी, तुम्हारी कलाइयों में ये सोने के कंगन, तुम्हारी पुरजोश व पुरमसरत जवानी पे कितने दिलकश मालूम हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ तुम में और मुझ में ये सब हुस्न की रहनाइयाँ आखिर कहाँ गई। दिलनशी बेगम ने अपनी शादी की तस्वीरों को हसरत भरी नज़रों से देखा, फिर कहने लगी, हम अपने आप को जवान रखने और सदाबहार ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन वक्त इंसान के वजूद को रेज़ा रेज़ा कर देता है। मोहम्मद दिलनवाज़ कभी अपनी शादी की तस्वीरों पर देखते और कभी अपने और अपनी बीवी के वजूद पर नज़रें दौड़ाते। उनके इस हसरत आमेज़ अमल से यूँ लग रहा था कि जैसे उम्र रफ्ता को आवाज़ देना चाह रहे हों। वो अपनी यादों के एल्बम में छुपी और भी तस्वीरों को देखना चाहते थे कि इसी असना में उनका 7 साल का पोता वहीद उनके करीब आकर कहने लगा, दादू जी, मम्मा खाना खाने के लिए अंदर बुला रही हैं। उसे देखते ही पोती अर्शिया भी अंदर से बाहर आई और दादी से कहने लगी, दादी जी, मम्मा कह रही हैं खाना खाने आ जाओ। इन दोनों बूढ़ों ने बच्चों को पकड़कर प्यार करना चाहा, लेकिन वो उनके करीब नहीं आए। फ़ौरन रसोई की तरफ अपनी माँ के पास चले गए। वो तरसते रहे, मगर मोहम्मद दिलनवाज़ लाठी के सहारे उठ खड़े हुए। आहिस्ता आहिस्ता अंदर कमरे में पहुँचे। उनके पीछे पीछे दिलनशी बेगम भी अंदर चली गई। बहू शरीफा अख्तर ने खाना परोस दिया था। दोनों दस्तरखान के करीब बैठ के खाना खाने लगे। सलामतुल्लाह बिजली के महकमे में इंजीनियर था। वो अभी से घर नहीं आया था। उसके 2 बड़े भाई थे। सबसे बड़ा भाई पटवारी था, उसे छोटा महकमा सेहत में क्लर्क था। मोहम्मद दिलनवाज़ के दोनों बड़े बेटे उनकी शादी होने के 2 साल बाद ही वालिदैन और छोटे भाई से अलग मकान की ऊपरी मंजिल में रहने लगे थे। उन दोनों के 2 बच्चे थे। उनकी बीवियां घर ही में काम करती थीं। सलामतुल्लाह की बीवी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। सास और ससुर के साथ उसकी कम ही बनती थी। उसके चेहरे से अपने सास और ससुर के ताईं रूखापन जाहिर होता था। दिलनशी बेगम को खाना खाते हुए सालन में तेज़ मिर्ची लगी तो वो सी करने लगी और मोहम्मद दिलनवाज़ ने सालन में ज़्यादा नमक महसूस किया। खाना खाने के बाद मोहम्मद दिलनवाज़ और दिलनशी बेगम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज से फारग होने के बाद वो दोबारा बरामदे में आकर बैठ कर एल्बम देखने लगे। यादों में बटी ज़िंदगी का एक तवील सिलसिला मोहम्मद दिलनवाज़ के जहन और दिल पे सवार था। उन्होंने एल्बम में छुपी उन तस्वीरों को देखना शुरू किया जो उनकी सर्विस के दौरान की तस्वीरें थीं। वो जब अपने ऑफिस से किसी दौरे पर निकलते थे तो उनकी बड़ी कीमती और आरामदेह गाड़ी के आगे पीछे पुलिस के हिफाजती दस्तों की गाड़ियों की एक कतार सड़क पर चलने लगती। सायरन की आवाज़ से सड़क पर चलती दूसरी गाड़ियों वाले एहतरामन सड़क की एक तरफ अपनी गाड़ियाँ वक्ती तौर पर रोक लेते। क्या ज़िंदगी थी! इज़्ज़त, ओहदा, पैसा, ठाट बाट सब कुछ था, मगर घर और दफ्तर में नौकर चाकर उनके सामने दस्त बस्ता खड़े रहते, लेकिन अब उनके पास ये सब कुछ नहीं था। दिलनशी बेगम खूबसूरत जवानी के साथ घर की हर चीज़ पे नज़र रखती थी। घर में काम करने वाली औरत से हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखवाती थी। अपने हाथ से अपने शौहर मोहतरम और बच्चों के लिए लजीज़ खाने तैयार करती थी। पूरे घर आंगन पर उसकी हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन बेटों की शादी के बाद जब घर में बहुएँ आईं तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ से छिन गया। उनका पोता और पोती जब टेलीविज़न की आवाज़ ऊंची रखते तो उन दोनों बूढ़ों को सख्त जहनी अजियत पहुंचती। तब वो उन्हें डांटते। कभी बच्चे बाथरूम या वाश बेसिन का नल खुला छोड़ देते तो मोहम्मद दिलनवाज़ को ऊंची आवाज़ में अपनी नाराज़गी का इजहार करना पड़ता। रात को अक्सर उन्हें खांसी आती थी जिससे उनकी बहू, पोते, पोती और बेटी की नींद में खलल पड़ता था। मोहम्मद दिलनवाज़ जब आईने में अपनी शक्ल और सूरत देखने लगते तो उन्हें अपने चेहरे की झुर्रियों और डूबती हुई आंखों से डर लगने लगता था। दोनों बूढ़े दवाओं और डॉक्टरों के सहारे से जी रहे थे। सलामतुल्लाह
والدین کی خدمت میں کوئی بھی کسر اٹھائے نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی بیوی اپنے سسر اور ساس سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک روز اتوار کو اس نے سلامت اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، والدین کی خدمت کیا صرف آپ ہی کے حصے میں آئی ہے؟ آپ کے بڑے بھائیوں کو بھی تو اپنے والدین کی خدمت انجام دینی چاہیے۔ سلامت اللہ نے کہا، ہم خوش نصیب ہیں کیونکہ ہمیں والدین کی خدمت نصیب ہو رہی ہے۔ دوسرے کمرے میں جب محمد دل نواز اور دلنشیں بیگم کے کانوں تک اپنے بیٹے اور بہو کی باتیں پہنچیں تو دونوں بہت دکھی ہوئے۔ والدین اپنا خون پلا کر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، راتوں کو ان کے لیے جاگتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اولاد والدین کو بڑھاپے میں اپنے لیے بوجھ سمجھ کر انہیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ یہی احساس محمد دل نواز اور ان کی رفیقہ حیات کو ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم بڑے بیٹے کے پاس تیسری منزل پہ چلے جائیں گے۔ وہ تقریباً 4 بجے دن کو اپنے بڑے بیٹے کے پاس چل پڑے۔ محمد دل نواز نے لاٹھی ہاتھ میں لی اور بغیر کسی کو کہے کمرے سے باہر نکل آئے۔ دلنشیں بیگم ابھی کمرے ہی میں تھی۔ محمد دل نواز نے اپنے مکان کی پہلی منزل کی سیڑھی چڑھنا شروع کی۔ ابھی وہ سیڑھی کے کچھ ہی چڑھ پائے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں میں نائلن کی چپل سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے پھسل گئی اور وہ منہ کے بل گر پڑے۔ ان کے ناک، ماتھے اور منہ پر شدید چوٹیں آئیں۔ ناک سے خون بہنے لگا، سامنے والے 2 دانت ٹوٹ گئے، منہ سے بھی خون بہنے لگا۔ وہ زور زور سے چیخ پڑے۔ ان کی دلدوز چیخ سن کر ان کا بیٹا سلامت اللہ ایک دم اندر سے باہر آیا۔ باپ کو لہو لہن پا کر وہ زور سے رو اٹھا۔ اس نے باپ کو فوراً اٹھایا۔ اتنے تمام بہویں، دلنشیں بیگم، ان کے 2 بڑے بیٹے اور ان کے بچے بھی محمد دل نواز کے پاس پہنچ گئے۔ تینوں بیٹوں نے باپ کو فوراً گاڑی میں ڈال کر اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچایا، جہاں محمد دل نواز کو داخل کیا گیا۔ پورے 2 ہفتے وہاں رہنے کے بعد جب وہ بالکل صحت یاب ہوئے تو ڈاکٹروں نے ان کے بیٹوں کو ایک خوشخبری سنائی کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں اور انہیں 2 دن کے بعد گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ خوشخبری جب سلامت اللہ نے گھر میں آ کر اپنی بیوی کو سنائی تو اس کے ماتھے پہ شکنیں ابھر آئیں۔ وہ حیرت سے سلامت اللہ سے پوچھنے لگی، کیا سسر جی واپس گھر آ رہے ہیں؟ شکریہ۔